इन्फ्लेशन और इकोनॉमी से जुड़े जो हालात है उसका इम्पैक्ट आएगा, वो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। इस पर आपका टेक क्या है ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक तो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी इस सेक्टर को माना ज़रूर जाता है, लेकिन इस वक्त इकोनॉमी की जो हालात हैं, इन्फ्लेशन के सिनेरियोज हम देख रहे हैं। पिछले दिनों जो इकोनॉमिक इंडिकेटिव डेटा, साथ ही डेटा पॉइंट्स जीडीपी से जुड़े हुए जो आते हुए देखने को मिले, और इसके अलावा भी इकोनॉमी से जुड़े जो हालात हैं, इसका असर बैंक्स फाइनेंशियल्स पर कैसा पड़ता हुआ दिखेगा आपके हिसाब से? मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, इसमें जो बैंक्स को जो और एनबीएफसी जो लेंडर्स हैं, उनका जो काफी प्रेशर था वो पिछले, मैं कहूंगा, 12 महीने से है। और इस समय मुझे लगता है वो पीक आउट हो रहा है, क्योंकि जो ओवर लेंडिंग हुई थी, जो ओवर बोरोइंग हुई थी सिस्टम में, कि एक कस्टमर है वो चार चार बैंक से लोन ले रहा था, और बैंक्स और एनबीएफसीज दे भी रहे थे क्योंकि सबके टारगेट थे बुक बढ़ाने के। पर जो मैंने नोटिस किया है पिछले 3 महीने में, लेंडर्स का जो रुझान है वो पूरा बदला है। लोन बुक बढ़ाने की बजाय फोकस रहा है रिकवरी पे। और यही एक रीजन ये भी है कि जब जो बोरोवर है उसके हाथ में पैसा नहीं है तो कंजम्पशन भी कम हो जाता है। तो जो आपने, मानसी, जो सवाल पूछा, ये एक्चुअली बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ये कंजम्पशन पे भी इम्पैक्ट करता है। अगर बैंक्स और एनबीएफसीज लेंडिंग नहीं कर रहे हैं और रिकवरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है और डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो कंजम्पशन पे भी आ रहा है, जो गोडरेज ने कहा। तो ये पूरी एक साइकिल है। और ये जब साइकिल वर्चुअस साइकिल होती है, जब कंज्यूमर के हाथ में पैसा है, वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और कैपेक्स हो रहा है, वो एक वर्चुअस साइकिल है। अभी हम उस वर्चुअस साइकिल से अनफॉर्चुनेटली निकल गए हैं बाहर, मानसी। और मुझे लगता है बैंक्स को वो रीस्टार्ट करने के लिए कम से कम 1 क्वार्टर और लगेगा, जब हम वापस लोन बुक ग्रोथ देखेंगे, जब जब हम वापस वो होगा। पर मेरे ख्याल से वो 3 महीने अभी दूर है। तो इन्वेस्टर्स को अभी बैंक या एनबीएफसी स्टॉक्स में मुझे नहीं लगता जल्दी घुसना चाहिए, ये देख के कि प्राइस करेक्शन है या फिर साइडवेज करेक्शन है। मुझे लगता है अगले 3-6 महीने में जब ये बैंक्स का जो ग्रोथ है और एनबीएफसी का जो ग्रोथ फिगर है वो डिसअपॉइंट करेगा, तब मुझे लगता है मौका बेटर मिलेगा इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स को देखने के लिए। जो ग्राउंड पे स्लो डाउन की प्रॉब्लम है या डिमांड कम होने की प्रॉब्लम है, इससे आप इसको कितना बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं और ये सच में है क्या? टिप्पी, देखिए, क्या होता है कि जब कंज्यूमर के हाथ में पैसा कम होता है, तो वो वॉल्यूम जितना वो कंज्यूम करता है उसको कम नहीं करता है। वो टिपिकली डाउन ट्रेड करते हैं, तो वो ब्रांड का प्रीमियम नहीं देते हैं। तो अगर उसको ब्रिटानिया का बिस्किट खाना है, तो उसकी जगह वो 10% चीपर प्राइस का कोई लोकल ब्रांड का बिस्कुट होगा, उसको खा लेंगे। उसी तरह सोप, पर्सनल कंजम्पशन, हर तरह ये एक साइकिल है डिम्पी। मुझे नहीं लगता कि एक सेक्युलर ट्रेंड है कि वॉल्यूम ही कम हो गया है। एक अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम कंजम्पशन कम होने का कोई दूर दूर तक कोई डेटा नहीं है। सिर्फ ये है कि कंज्यूमर्स ने डाउन ट्रेड किया है, और वो डाउन ट्रेड इसलिए किया है क्योंकि जीएसटी की वजह से, प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से, सेविंग्स कम होने की वजह से प्राइसेस उसके पैसा बचाने के लिए। पर टिपिकली ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है डिम्पी। मैंने देखा है पिछले 4-5 साइकिल में ऐसा हो चुका है, जब कंज्यूमर्स 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए डाउन ट्रेड करते हैं और फिर वापस ब्रांड्स पे आ जाते हैं। एट द सेम टाइम जो ब्रांड कंपनी है, नेशनल लेवल ब्रांड कंपनीज है, जिसका जैसे आपने नाम लिया, उनके ऊपर भी अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अब प्राइसिंग इस स्ट्रक्चर इस हिसाब से करें कि कस्टमर्स को डाउन ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी ही ना मिले। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये जो एक छोटा साइकिल है डाउन ट्रेडिंग का, ये प्ले आउट हो जाएगा अगले 2-3 महीने में, और ये सारी कंपनीज वापस अपने रेगुलर वॉल्यूम ग्रोथ जो है उनका 5 से 7% का एनुअल वॉल्यूम ग्रोथ है, उसी उसी लेवल पे वापस आ जाएगी। तो ये जो थोड़ी वॉलेटिलिटी है, जैसे मैंने पिछली सवाल के जवाब में भी कहा डिम्पी, एक मौका भी देता है इन्वेस्टर्स को, जो कि सब चिंता कर रहे हैं। उस समय आपको 8-10% प्राइस करेक्शन पे ऐसी कंपनीज मिलने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है मार्केट में।